Good afternoon, students. टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन श्रृंखला के अंतर्गत यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 आज कवर करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन कवर किया था। आज हम उसी के आगे एक नए क्वेश्चन के साथ हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लॉ ऑफ रिटर्न स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये दो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 4 से और इसके अंतर्गत दोनों को ही कवर किया गया है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मेन एग्जाम में दोनों भी आ सकते हैं और इनमें से एक तो कंपलसरी आने आना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न स्केल को हिंदी में पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फंक्शन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना स्केल ऑफ प्रोडक्शन परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादन तकनीकी में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें, जिन्हें हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमाइज कहते हैं, प्राप्त होती हैं। किंतु ये आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव स्थायी नहीं रहती, बल्कि कुछ समय के बाद ये बचत हानियों अर्थात डाइकोनोमाइज का रूप ले लेती है। आरंभ में ये आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देती हैं, किंतु ये बचतें जब हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने के हास्यमान प्रतिफल अर्थात डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल उत्पन्न करती हैं। इन दोनों प्रतिफलों के बीच की कड़ी पैमाने के स्थिर प्रतिफल अर्थात कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। Return to scale relates to the behavior of total outputs as all inputs are varied and is a long run concept. पैमाने पर रिटर्न कुल आउटपुट के व्यवहार से संबंधित है, क्योंकि सभी इनपुट विविध हैं और एक लंबी अवधि की अवधारणा है। ऑन द basis of these possibilities, law of returns can classified into 3 categories. हम पैमाने के प्रतिफल को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। जैसे कि अभी मैंने पिछले पेज में बताया है कि इंक्रीज रिटर्न टू स्केल,
अर्थात पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल, और इन दोनों की कड़ी कर काम करता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। दूसरा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। ये तीन प्रकार के इसकी अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम लोग अलग अलग देखेंगे। सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अर्थात पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि होती है। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अर्थात पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का बहुत अच्छा सिद्धांत है कि यदि हमें जिन मशीनरी के द्वारा प्रोडक्शन करना है, यदि उस मशीनरी में हम 10% की वृद्धि कर देते हैं तो हमारे उत्पादन में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन पैमाने में वृद्धि, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। पैमाने के आकार में वृद्धि के कारण विशिष्ट एवं अधिक क्षमता वाली मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी घटक पैमाने में बढ़ते प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि ग्रेटर देन साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि, अर्थात इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हम लेबर, मशीनरी, श्रम, इनको सबको बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारी उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ऐसी मशीनरी आ जाती है हमारे पास जो पहली मशीनरी की अपेक्षाकृत उत्पादन ज्यादा कर रही है। जैसे कल की क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको इस बात का पता चल मैं क्या बोल रहा हूं। पैमाने के बढ़ते नियम को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इस नियमानुसार साधनों की निश्चित वृद्धि से क्रमशः अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, अथवा उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्रमशः साधनों की घटती मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। इस कथन को समोत्पाद वक्र आईएसओ प्रोडक्ट कर्व की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। नीचे दिए गए चित्र में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को समोत्पाद वक्र IP1, IP2, IP3 तथा IP4 की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। यह समोत्पाद वक्र उत्पादन में एक समान वृद्धि अर्थात 100 इकाई को प्रदर्शित करता है। ओएस पैमाने को प्रदर्शित कर रही है जिस पर उत्पाद किया जा रहा है। समोत्पाद वक्र पैमाना रेखा ओएस को क्रमशः बिंदु PQR तथा बिंदु T पर काट रहा है। एक चित्र है, इसमें आप देखिए y अक्ष है और x अक्ष है। y अक्ष में साधन दिया हुआ है जिसे हम B से डिनोट कर रहे हैं। साधन OX में साधन A दिया हुआ है जिसे हम
ए से डिनोट कर रहे हैं। अब आप देखिए B1 हमारे पास साधन है तो उत्पादन हम लोग A1 कर रहे हैं, फिर हम साधन B1 से बढ़ाकर B2 कर रहे हैं तो हमारा उत्पादन A2 हो रहा है, जिसको हम Q के द्वारा दर्शा रहे हैं। पहले वाले को PQ के द्वारा दर्शाया था, फिर हमने B2 से बढ़ाकर B3 कर दिया तो उत्पादन हमको A3 मिल गया। फिर हमने साधन B3 से बढ़ाकर B4 कर दिया तो उत्पादन हमारा A4 हो गया, जिन्हें IP1, IP2, IP3, IP4 रेखाएं के द्वारा समोत्पाद वक्र इसको एक्चुअल में कहा जाता है, आइसो क्वांट कर्व के द्वारा निर्धारित किया गया है। और पहली बार में 100, 200, 300, 400 अनवरत पैमाने का प्रतिफल बढ़ता चला जाता है, जो रेखा S के द्वारा दर्शाया गया है। ये सभी बिंदु P, Q, R तथा T दिए गए पैमाने पर क्रमशः 100, 200, 300 तथा 400 इकाई उत्पादन करने के लिए आवश्यक दो उत्पत्ति साधन A तथा B के संयोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। चित्र में OP ग्रेटर देन PQ ग्रेटर देन QR ग्रेटर देन RT है, अर्थात उत्पादन में एक समान वृद्धि अर्थात 100 इकाई प्राप्त करने के लिए दो साधनों को क्रमशः कम मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। यही पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम है। दूसरा नियम है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात से बढ़ता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति साधनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उत्पादन भी 10% बढ़ता है। इसी प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति साधनों में कमी की जाती है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में भी कमी हो जाती है। तो इसको हम लोग वृद्धि के रूप में कैसे देखेंगे, जरा देखें आगे हम लोग। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल देखिए, आप पुराना वाला फिगर लिया है यहां, B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4। Y अक्ष में साधन B है और X अक्ष में साधन A है। जब कॉम्बिनेशन A1 और B1 का बनता है तो हमें बिंदु P प्राप्त होता है, जो IP1 को दर्शाता है, और हमें कितना मिलता है उससे 100, फिर 200, फिर 300 और अंत में 400। और ये जो रेखाएं काट रही हैं P, Q, R और S, आईएसओ प्रोडक्ट कर्व IP1, IP2, IP3 और IP4 के द्वारा इन्हें डिनोट किया गया है। उपरोक्त चित्र में PQ बराबर QR बराबर RT सभी देखिए बराबर हैं, जो स्थिर पैमाने के प्रतिफल को स्पष्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात से बढ़ता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति साधनों में 10% वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी 10% बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में कमी की जाएगी उसी अनुपात में उत्पादन में भी कमी आ जाएगी। अब इसको चित्र के अनुसार देखिए। सबसे पहले B1, B2, B3 और B4 Y अक्ष पे साधन B, X अक्ष में साधन A। अब पैमाने के घटते प्रतिफल के अनुसार हमारा संयोग था B1 और A1। तो आप देखिए P बिंदु पर IP1 के द्वारा वो काट रहा है 100। इसके बाद हमने थोड़ा सा बढ़ाया, B1 को B2 किया, और तो हमें क्या मिला, A2 मिला, जो हमें Q बिंदु पर क्रॉस कर रहा है, लेकिन प्रतिफल हमको 200 मिल रहा है। फिर हमने B2 और B3 के बीच में जो कॉम्बिनेशन था थोड़ी से बढ़ाया तो हमको मिला A2 से
A3 बढ़ा हुआ कॉम्बिनेशन, लेकिन प्रतिफल हमको 300 ही मिला, लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए हमने बढ़ा दिया। फिर हमने B3 से B4 के बीच में जो कॉम्बिनेशन बढ़ाया है, उस कॉम्बिनेशन में आप देखिए पहले की अपेक्षाकृत सबसे अधिक है, लेकिन आप साधन ए में भी देखेंगे तो उसमें भी A3 और A4 के बीच का जो गैप है वो A1 और A2 की अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन प्रतिफल हमको क्या मिल रहा है? प्रतिफल हमको मिल रहा है 400 ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैमाने के घटते प्रतिफल के अनुसार हम किसी भी पैमाने पर कितनी भी वृद्धि कर दें, कितनी भी वेजेस कर दें, लेकिन वो एक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा और आखिर में एक बिंदु के बाद उसको घटना पड़ेगा। तो अब पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल में उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन लेस देन साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि। चित्र में आपको दिख रहा होगा किस तरह से हम उत्पादों को बढ़ा रहे हैं और किस तरह से उसमें वृद्धि हो रही है। इस रेखा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बिंदु P से बिंदु S तक PQ ग्रेटर देन QR ग्रेटर देन RS। आप इसी तरह से एक एक बिंदु पर उनको आसानी से देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में चर अनुपात का नियम कहा जाता है। परिवर्तनीय अनुपात का नियम आर्थिक सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस नियम को अनुपातिकता के कानून के रूप में भी जाना जाता है। अन्य कारकों को तय करते हुए नियम एक कारक चर के साथ उत्पादन फंक्शन की व्याख्या करता है। कम समय में जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाती है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है। मींस समय हमारे पास कम है और प्रोडक्शन हमको ज्यादा करना है, उस कंडीशन पर चर अनुपात का नियम लागू होता है। इसलिए जब एक कारक की संख्या में वृद्धि या कमी होती है जबकि अन्य कारक स्थिर होते हैं तो कारकों के बीच का अनुपात बदल जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन के 2 कारक हैं जैसे भूमि और श्रम। अब इसमें कह रहा है कारक मतलब फैक्टर्स जो होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि या कमी आपके उत्पादन पर प्रभाव डालती है। भाई कम लोग होंगे तो उत्पादन कम होगा, लोग अधिक होंगे तो उत्पादन अधिक होगा। भूमि एक निश्चित कारक है जबकि श्रम एक चर कारक है। मान लीजिए हमारे पास 5 हेक्टेयर भूमि है, हम चर कारक यानी श्रम की मदद से इस पर गेहूं उगाते हैं। तदनुसार भूमि और श्रम के बीच का अनुपात 1:5 होगा, क्योंकि भूमि हमारे पास एक ही है और जमीन हमारे पास 5 हेक्टेयर है। यदि मजदूरों की संख्या 2 तक बढ़ जाती है तो श्रम और भूमि के बीच का नया अनुपात 2.5 हो जाएगा। कारकों के अनुपात में परिवर्तन के कारण भी एक उभार आएगा। विभिन्न दरों पर कुल उत्पादन में परिवर्तन उत्पादन के सिद्धांत में इस प्रवृत्ति को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है। कारकों के संयोजन में कारक का अनुपात एक बिंदु के बाद बढ़ जाता है, पहले सीमांत और उस कारक का औसत उत्पाद कम हो जाता है। ये डिफिनीशन है बेनहम के अनुसार। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की परिभाषा बेनहम के अनुसार कारकों के संयोजन में कारक का अनुपात एक बिंदु के बाद बढ़ जाता है, पहले सीमांत और फिर उस कारक का औसत उत्पाद कम हो जाएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कुछ मान्यताएं हैं। तो इस अनुपात की निम्नलिखित मान्यता है। पहला, लगातार प्रौद्योगिकी की स्थिति को निरंतर और स्थिर माना जाता है। यदि प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी में तो उत्पादन कार्य ऊपर की ओर, भाई टेक्नोलॉजिकली रूप से हम नई नई मशीनरी का उपयोग करेंगे तो हमारे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
कारक अनुपात परिवर्तनीय, मतलब कारक का मतलब क्या है भाई, कभी हम मशीनें बदल देंगे, श्रम लगा देंगे, मजदूर बदल देंगे, संख्या कम ज्यादा करेंगे तो भी उत्पादन में परिवर्तन आएगा। सजातीय कारक इकाई, एक ही जैसे के परिवर्तनशील कारक की इकाइयां समरूप होती हैं, प्रत्येक इकाई प्रत्येक अन्य इकाई के साथ गुणवत्ता और राशि में समान होती है। नेक्स्ट है शार्ट रन। कानून अल्पकालिक में संचालित होता है। जब सभी कारक आदानों को अलग करना संभव नहीं होता तो कानूनी रूप से इसकी जो व्याख्या कानून, तो चर अनुपात के नियम को समझने के लिए हम कृषि का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि भूमि और श्रम उत्पादन में केवल दो कारक हैं। भूमि को एक निश्चित कारक के रूप में रखकर परिवर्तनशील कारक का उत्पादन अर्थात श्रम को निम्न तालिका की सहायता से देखा जा सकता है। आपकी स्क्रीन में एक टेबल दिख रही है जिसमें यूनिट्स ऑफ लैंड, यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। तो आपके पास जमीन जो है 10 एकड़ है, तो जमीन आपकी कांस्टेंट है, आप 10 एकड़ ही करेंगे। आप इसमें फैक्टर्स जो बदलाव कर रहे हैं वो लेबर्स पे कर रहे हैं। तो पहले आपके पास 10 एकड़ जमीन के लिए कोई लेबर नहीं था, तो आपका प्रोडक्शन 0 0 0, कुछ भी नहीं भाई, जब कुछ उगाएंगे नहीं तो होगा क्या। फिर सेकंड टाइम आपने एक मजदूर लगाया, एक यूनिट लेबर्स की लगाई, तो आपका प्रोडक्शन कितना हो गया 20। एवरेज प्रोडक्शन हो गया आपका 20 और मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया 20। फिर आपने मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 1 से 2 कर दी, तो प्रोडक्शन आपका 50, एवरेज प्रोडक्शन 25 और मार्जिनल प्रोडक्शन 30। फिर आपने 3 मजदूर रख दिए, तो आपका प्रोडक्शन हो गया 90 और एवरेज प्रोडक्शन हो गया 30, 30 से 90, और मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया 40। तो मार्जिनल प्रोडक्शन ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन, ये पहली स्टेज यहां पर इसकी समाप्त होती है। फिर आपने 4 यूनिट्स लेबर की रख दिया, तो आपका प्रोडक्शन हो गया 120 टोटल, एवरेज आया आपका 30। तो एपी इक्वल टू एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन 30 है और एवरेज प्रोडक्शन भी 30 है। फिर आपने यूनिट्स ऑफ लेबर 5 कर दिया, तो आपका प्रोडक्शन 140 हो गया। आपका एवरेज प्रोडक्शन आया 28, मार्जिनल प्रोडक्शन आया 20। फिर आपने 6 मजदूर बढ़ा दिए, प्रोडक्शन कितना हुआ 150, एवरेज प्रोडक्शन 25 और मार्जिनल प्रोडक्शन 10। अब आप समझिए यहां पर कहानी, 5 मजदूरों में 140 और 6 मजदूरों में 150, मार्जिन कितने का आया 10 का ये। फिर आपने 7 मजदूर कर दिए और कितना आया 150, प्रोडक्शन एवरेज 21.3, लेकिन मार्जिन कितना 0 भाई, 150 6 में भी हो रहे थे और 7 मजदूरों की यूनिट में भी 150। ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेज। एमपी इक्वल टू 0, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 है और टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम। अब 6 में भी 150, 7 में भी, अब तुम 8 10 कितने भी करो वो घटता जाएगा, इसके ऊपर अब नहीं जाएगा। फिर देखिए आपने 8 लोग लगाए, 8 यूनिट सॉरी, और आपके पास 10 एकड़ सी जमीन में प्रोडक्शन 140, 7 में 150 और 10 में 140। एवरेज प्रोडक्शन 17.5, तो -10 हो गए, ये थर्ड स्टेज हो गया। मार्जिनल प्रोडक्शन लेस देन 0, माइनस में आ गया। ये बताता है कि एक समय में प्रोडक्शन हाई होने के बाद आपका नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से जो स्टेजेस थी वहां पर, उन सभी स्टेजेस को हम लोग फिगर के रूप में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ लैंड्स जो आपके पास थी, तो फैक्टर्स, प्रोडक्ट्स जो आपका था स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड में, टोटल प्रोडक्शन आप जी में जाने के बाद नीचे की ओर आते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यूनिट जब पढ़ाया था उसमें ही पढ़ाया था, दोनों को अलग अलग, यहाँ पर संयुक्त रूप से एक कर दिया है। तो आप लोग वहां से भी प्रिफर कर लीजिएगा और इसको भी पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस पर 5th यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे।